नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग गोदान के ऊपर चर्चा करेंगे। गोदान का ऐसा एक प्रश्न जो घुमा फिरा के पूछा जाता है परंतु पूछा ज़रूर जाता है। क्या है? गोदान में कृषक जीवन। पहला तो ऐसे बन सकता है आपका प्रश्न, या फिर पूछ देंगे कि गोदान में वर्णित कृषक जीवन का उल्लेख कीजिए, ऐसे करके प्रश्न पूछ सकते हैं। या फिर बोल देंगे कि गोदान में कृषक जीवन का क्या संदेश दिया गया है, क्या उसकी दशा बताई गई है, वो बताइए। या फिर एक और पूछा जाता है कि कृषक जीवन का महाकाव्य, मतलब जो गोदान है वो कृषक जीवन का महाकाव्य है, इस कथन को बताइए या इस कथन की पुष्टि कीजिए। ऐसे करके कुछ भी गोदान और कृषक जीवन से रिलेटेड कुछ भी प्रश्न आता है तो आपको घबराना नहीं है। ये जो मैं उत्तर आपको आज तैयार करवा के दे रही हूँ, इसी को बस लिख के आ जाइएगा और मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो चलिए हम एक एक पॉइंट अच्छे से विस्तार पूर्वक देखते हैं। प्रस्तावना से हम प्रश्न को शुरू करते हैं, ये तो आप लोगों को भली भांति पता होगा। तो चलिए अब हम बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें कृपया। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम प्रस्तावना देखेंगे। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है। गोदान ग्रामीण जीवन की कहानी है जिसका नायक होरी एक निर्धन किसान है। होरी की कथा वास्तव में तत्कालीन भारत के अनेक किसानों की दुखद कथा है। किसान अपने परिवार के साथ खेती में जी तोड़ मेहनत करते हैं, परंतु उनका जीवन समाज के शोषक नरक बना देते हैं। ये बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही मुख्य बिंदुओं को मैंने लिखा है कि जो गोदान है वो मुंशी प्रेमचंद जी का सर्वप्रसिद्ध उपन्यास है। भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी गोदान की चर्चा होती है। ऐसे ही जो गोदान का नायक है वो एक निर्धन किसान है, और जो नायक है होरी, उसकी जो कथा है वो तत्कालीन भारत जो है, चाहे वो उस समय जो लिखा जा रहा था उस समय के किसान देख ले, या कहीं ना कहीं आज के भी किसान उस महामारी, उस गरीबी के साथ जूझ रहे हैं। आगे देखते हैं। उनका इतना शोषण किया जाता है कि वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं। वे खेतों में अन्न पैदा करते हैं परंतु खुद दाने दाने को मोहताज हो जाते हैं। उनका जीवन इतना अभावग्रस्त होता है कि एक गाय की अभिलाषा भी कभी पूरी नहीं हो पाती। गोदान में कृषक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है, जिसे हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। चलिए अब हम एक एक करके बिंदुओं को देखते हैं, जिससे हम गोदान में वर्णित कृषक जीवन को देख सकते हैं, या फिर जो कृषक जीवन का महाकाव्य गोदान को कहा गया है उसमें जो सच स्थिति है, जो किसानों की असली वास्तविकता है, उसको भी जो वर्णन किया है प्रेमचंद जी ने, उसको हम देखेंगे। तो एक एक पॉइंट के माध्यम से हम इसको समझते हैं। ऋणग्रस्त किसान। ऋण की समस्या को गोदान में कृषक जीवन की सबसे बड़ी समस्या के रूप में दिखाया गया है। गोदान की मूल समस्या ऋण संबंधी समस्या है। होरी जैसे किसानों को जमींदार राय साहब दोनों हाथों से लूटते हैं। लगान, बेगार, नजराना, शगुन आदि न जाने कितनी प्रथाएं हैं जिनके माध्यम से किसानों को लूटा जाता है। वह मजबूर होकर यह सब चुकाते हैं। कई बार उन्हें साहूकार से ऋण लेना पड़ता है। इस ऋण पर ब्याज बढ़ता जाता है, फिर यह ऋण कभी नहीं उतरता। उनका शोषण करने वाले गांव में केवल एक मगरमच्छ नहीं, बल्कि दाता दीन, झिंगुर सिंह, सहुआइन दुलारी, नाखेराम आदि अनेक मगरमच्छ इनके पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं। ऋण चुकाने की समस्या केवल होरी की ही नहीं, उस जैसे अनेक किसानों की है। एक स्थान पर लेखक कहता है, उसे संतोष था तो यही कि यह विपत्ति केवल अकेले उसी के सिर पर नहीं थी, प्राय सभी किसानों का यही हाल था। इस प्रकार गोदान उपन्यास में प्राय सभी किसानों की हालत दयनीय थी। सभी ऋणग्रस्त हैं और महाजनों, साहूकारों और जमींदारों के चंगुलों में फंसे नरकीय जीवन जी रहे हैं। मतलब आप यहाँ देख सकते हैं कि एक उधार किस लिए लिया जा रहा है। जो किसान है वो भी तो अन्न उत्पन्न कर रहा है ना, तो उसके पास भी तो पैसे आते होंगे, परंतु ऐसा नहीं है। जो किसान जीवन होता है वो बहुत ही कठिन होता है।
वो बेचारे अपने फसल बोने के लिए पहले उधार लेते हैं, उस उधार का अलग ब्याज होता है। उनकी फसल अच्छी होती है तो सोचते हैं अपना उधार और ब्याज दोनों एक साथ दे देंगे, परंतु उनका जो अनाज होता है वो ले लेते हैं आधे अमीर लोग। उनके पास क्या बचता है, बस जीवित रहने के बराबर का अन्न बचा रहता है। तो फिर वो उस ऋण को उतारने के लिए, जो पहले ऋण लिया था उसको उतारने के लिए एक नया ऋण लेते हैं, और फिर उसमें उसको उतारने के लिए एक नया, और ये एक जाल में फंस जाते हैं। और इनके पास पैसे नहीं, उसके बाद भी जो बड़े बड़े लोग हैं, जो साहूकार हैं, ज़मींदार हैं, ये लोग नजराना या फिर शगुन ऐसी ऐसी चल करके प्रथाएं चला देते हैं जिसमें किसानों से वो वसूलते हैं। मतलब आप देख सकते हो किसानों की कितनी दयनीय स्थिति यहाँ पर दिखाई गई है। आगे देखते हैं। शोषण के शिकार। जमींदार प्रथा में शोषण अपने चरम पर था। दीनहीन व बेबस व्यक्ति का चारों ओर से शोषण किया जाता था। होरी एक गरीब व ईमानदार किसान है, परंतु सभी उसका शोषण करते हैं। होरी के सिवा धनिया, हीरा, शोभा, सिलिया आदि सभी का किसी न किसी प्रकार से शोषण होता है। इसका मूल कारण है उनकी रूढ़िवादिता, धर्मदत्ता और मर्यादा का बंधन। मतलब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो गरीब लोग हैं, चाहे वो होरी है, किसानी क्यों ना है, उसकी पत्नी क्यों ना है, उसका भाई है, या फिर जो एक चमारिन सीलिया है जिसके साथ एक ब्राह्मण के पुत्र ने शादी की थी, उसकी भी क्या दयनीय स्थिति है। कोई भी इस शोषण के बच नहीं पाया है, इस शोषण का शिकार बनकर रह गया है। और ये शोषण आधा तो ये अपने आप ही करवाते थे, क्योंकि ये एक रूढ़िवादिता में ग्रस्त थे। इनकी धर्मधनता इतनी ज़्यादा थी और ये मर्यादा का इतना पालन करते थे, मर्यादा का बंधन इतना बंधा हुआ था कि ये अपना शोषण आधी चीज़ों में तो खुद ही करवा लेते थे। तो आप देख सकते हो कि वहाँ के लोग शोषण का भी कैसे शिकार हो जाते थे। मर्यादा के रक्षक। भारतीय किसान सदा अपनी मर्यादा के रक्षक रहे हैं। समाज के नियम, जाति बिरादरी के नियम, बड़ों का मान सम्मान, जमींदार की जी हुजूरी आदि ऐसी कुछ मान्यताएं हैं जिनकी रक्षा करना उनका कर्तव्य है। वह अपने कर्तव्य के साथ न्याय करता है, परंतु कोई भी उसके साथ न्याय नहीं करता। सभी उसका शोषण करने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब जो किसान हैं वो देख रहे हो आप कैसे मर्यादा या फिर अपनी जो जी हुजूरी है, जाति बिरादरी है, समाज के जो नियम है, इन सब का पालन कर रहा है, अपने मर्यादा का रक्षा कर रहा है, परंतु लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं, वो लोगों के साथ न्याय कर रहा है। हर एक रिश्ता, हर एक जो संबंध है उसके साथ वो न्याय कर रहा है, परंतु उनको क्या बदले में मिल रहा है, शोषण। किसान खेती को सम्मानजनक कार्य समझता है। होरी भी एक किसान है, वह भी खेती को सम्मानजनक मानता है। सब उसका शोषण करते हैं, वह खेतीहर मजदूर बनकर रह जाता है। एक बार वह मजदूरी करना चाहता है तो उसकी पत्नी धनिया उससे क्या कहती है, कौन मुँह लेकर मजदूरी करोगे, मैं तो नहीं कहलाओगे। वह बेचारा फिर खेती की मर्यादा का पालन करने लगता है। मतलब कि वो खेती में आप देखेंगे कि एक समय ऐसा आता है होरी के जीवन में कि वो खेती छोड़ के मजदूरी करने को विवश हो जाता है। तो धनिया उसको क्या कहती है कि कौन सा मुँह लेके मजदूरी करोगे, मैं तो नहीं कहलाओगे। मतलब मैं तो एक उपाधि है, उसको बहुत ही मान सम्मान, क्योंकि होरी एक अकेला व्यक्ति उसमें दिखाए जो हर तरीके से मर्यादा का पालन करता है। जहाँ उसकी गाय को उसके भाई हीरा ने मार दिया था जहर देकर, उसके बाद भी वो अपने भाई की इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल देता है कि नहीं नहीं मेरा भाई नहीं आया था गाय के पास। तो वही यहाँ पे जब वो मजदूरी करने को जाता है तब उसकी पत्नी कहती है कि कौन सा मुँह लेकर मजदूरी करोगे, फिर मैं तो नहीं कहलाओगे। तो आप देख सकते हो कि वो लोग मर्यादा का भी कितना अपना पालन कर रहे हैं, पर उसके बाद भी उनको बदले में क्या मिल रहा है, शोषण और गरीबी। ब्राह्मणों व पंचों के उपासक। भारतीय परंपरा के अनुसार ब्राह्मणों का विशेष स्थान है, चाहे अवसर शुभ हो या अशुभ, बिना ब्राह्मणों के पूरा नहीं माना जाता। उपन्यास के अंत में जब उपन्यास के नायक होरी की मृत्यु हो जाती है तो उसका भाई हीरा रोते हुए कहता है, भाभी दिल कड़ा करो, गोदान करा दो। और भी कई आवाज़ें आती हैं, गोदान करा दो, अभी समय है। धनिया उठती है और आज ही जो सुतली बेची थी उससे मिले 20 पैसे लाती है और होरी की हथेली पर रखकर सामने खड़े ब्राह्मण को कहती है, घर में न गाय है और न बछिया, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। पंचों को भी गांव में परमेश्वर माना जाता है, उनका निर्णय स्वीकार किया जाता है। गांव में जब भी कोई सामाजिक मर्यादा उल्लंघन करता है तो उन पंच, मतलब वो जो पंच होते हैं वो उन्हें दंड देते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो ब्राह्मणों और पंचों के उपासक बन जाते हैं लोग, तो ब्राह्मण कितना, मतलब वो हर तरीके से लूटते हैं। अरे माना कि अगर गोदान जैसी परंपरा है या फिर ब्राह्मणों के बिना कुछ नहीं हो रहा, तो आप
गरीबों को क्यों लूट रहे हैं? आप ये भी तो बोल सकते हैं कि भगवान बिना पैसे, बिना ये महंगी चीज़ें या बिना कुछ दान में दिए आप लोगों को, मतलब ब्राह्मण को ये सद्बुद्धि देना ही नहीं चाहता, बस अपना लूटना चाहता है। तो यहाँ ये दिखाया गया है कि उनकी कितनी दयनीय स्थिति थी। हीरा कहता है कि भाभी दिल कड़ा करो, अभी भैया का गोदान कर दो। तो जो आज ही, मतलब जिस दिन होरी मरने वाला होता है, उसी दिन वो सुतली होती है रस्सी, उसको बेच के 20 पैसे कमाए हुए होते हैं और वो 20 पैसे भी वो ब्राह्मण को दे देती है गोदान में। तो आप देख सकते हो इनकी गरीबी, इनकी लाचारी की क्या विवशता रही होगी। अगला है गाय की अभिलाषा। गोदान उपन्यास में मुख्यतः किसानों की कथा है। किसानों के लिए गाय बैल धन के सम्मान का प्रतीक है। गाय का घर में होना सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। गाय को किसान माता मानता है, जिसका दूध पीकर उसे बल मिलता है। होरी के मन में भी यह तीव्र इच्छा थी कि उसके घर में गाय आए। होरी गाय को शोभा मानता है, परंतु यह उसका दुर्भाग्य है कि उसकी यह अभिलाषा मरते दम तक पूरी नहीं होती। वस्तुतः गाय घर की शोभा मानी जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के समय जो गोदान करता है वही मुक्ति का अधिकार होता है। इस प्रकार ब्राह्मण तर्कहीन परंपराओं के प्रपंच में उलझाकर किसानों से उस समय की सबसे अधिक बहुमूल्य वस्तु छीन लेते थे। मतलब आप देख सकते हो कि एक गाय की अभिलाषा, आप गोदान पढ़ोगे तो एक गाय के लिए होरी कितना परिश्रम करता है और उसको एक गाय मिल भी जाती है। अब वो गाय कैसे मिलती है? वो भोला को ऐसी दिलासा देता है कि हाँ यार मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढूंगा, क्योंकि भोला विधवा होता है, मतलब विधवा नहीं, मतलब उसकी पत्नी मर चुकी होती है, तो विधुर होता है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इस लड़की ढूंढूंगा, तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है, ये वो। तो भोला उससे प्रसन्न हो जाता है, तब वो उसको गाय देता है। परंतु उसकी किस्मत ये ऐसी कि उसका सगा भाई ही उसके गाय के आने से इतना जल जाता है कि उसकी गाय को वो जहर दे देता है और उसकी गाय मर जाती है। होरी की जो गाय की अभिलाषा है वो अभिलाषा ही बनकर रह जाती है। आगे देखते हैं निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि इस प्रकार प्रेमचंद के उपन्यास गोदान में कृषक जीवन की ही करुणापूर्ण सत्य कहानी है। होरी जैसे किसान दिन रात खेतों में काम करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, लेकिन अनाज पैदा होने के समय सारा अनाज जमींदार, साहूकार आदि ले जाते हैं और किसान बेचारा दाने दाने को तरसता रह जाता है। वस्तुतः गोदान में कृषक जीवन की कथा विस्तृत एवं उदात्त महागाथा है। शायद इसी कारण से आलोचक गोदान को कृषक जीवन का महाकाव्य भी कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि गोदान जो है वो कृषक जीवन का कितना मार्मिक, कितना हृदय स्पर्शी चित्र प्रस्तुत करता है, कहानी प्रस्तुत करता है, उसका महाकाव्य बताता है कि एक जो किसान है उसका जीवन कितना दुखकारी है, कष्टकारी है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो तरसता रह जाता है, बेचारा इतनी मेहनत करता है धूप में और अन्न उत्पन्न करता है, और बड़े ज़मींदार साहूकार उसके साथ क्या करते हैं। और कहीं ना कहीं ये तत्कालीन जब गोदान लिखा जा रहा था उस समय का तत्कालीन परिस्थिति तो थी ही, परंतु आज 2024 का समय चल रहा है और कहीं ना कहीं आज भी ये छोटे मोटे गाँव में किसानों की ये दीन दशा है। हाँ, हम कह सकते हैं कि अभी जो सरकार है वो किसानों को दे रही है पैसे, तो अभी तो उनकी स्थिति ठीक है, परंतु बहुत से किसान हैं जो इन सब स्कीम से लाभ नहीं उठा पाते हैं और उनकी यही दशा रह जाती है। तो अंततः हमने गोदान में जो कृषक जीवन की भूमिका है उसको हमने अच्छे से पढ़ा। हमने पहले प्रस्तावना पढ़ी, उसके बाद हमने मुख्य बिंदु देखे, उसके बाद हमने क्या देखा, निष्कर्ष देखा। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई और अच्छे से आई होगी। मैंने बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया है कि बीए या फिर एमए के जो बच्चे हैं उनको ये अच्छे से समझ आए और वो पेपर में अच्छे से अपनी प्रस्तुति दे सकें। एक एक पॉइंट को मैंने बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया है। आप भी ऐसे परीक्षा में पॉइंट बाय वाइज बताइएगा और जो मुख्य होते हैं ना बिंदु, उनको अंडरलाइन कर दीजिए, जिससे शिक्षक को देखने में आसानी रहे कि हाँ बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया है। तो आशा करते हो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको कोई और वीडियो भी चाहिए तो कृपया कमेंट कर दीजिए। मैं तुरंत एक दिन के अंदर आपको वो विषय पे वीडियो ला के ज़रूर दूँगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।